हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश को 100 मार्क्स VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, इंग्लिश रीडर पार्ट 2 का आज का वीडियो पार्ट 3 है और इसके अंतर्गत फिर से हम 25 नए क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आज के इस पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 to 75 करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, स्लाइड 1 का जो पहला प्रश्न है वो एज यूजुअल चैप्टर 1 से लिया गया, यानी जनवरी नाइट से लिया गया है। और जनवरी नाइट से लिया गया प्रश्न है, मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू। मुन्नी हल्कू की जो पत्नी है एडवाइज करती है हल्कू को, सलाह देती है हल्कू को, किसके लिए? टू हायर हिमसेल्फ, अपने आप को किराए पर देने के लिए, आउट एज अ डैश, यानी अपने आप को हायर कर ले। किसके लिए? एक टिनांट के लिए, एक लेबरर के लिए, या शॉपकीपर के लिए, या फार्मर के लिए। दोस्तों, चूँकि हल्कू टिनांट फार्मर तो है ही, लेकिन उससे उसका जीविका नहीं चल पाता है, तकलीफ़ में रहता है, हमेशा डेट एंड कर्ज में रहता है। तो उसकी पत्नी खींच कर उसको सलाह देती है कि वो अपने आप को लेबर के रूप में काम कर ले, उससे कहीं ज़्यादा कमा लेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सबस्टांसेस कॉजिंग अ वायलेंट रिएक्शन टू द ह्यूमन इम्यून सिस्टम आर कॉल्ड। वैसे पदार्थ जो किसी उग्र या हिंसक प्रतिक्रिया के कारक बनते हैं, किसमें? मानव के इम्यून सिस्टम में। उनको क्या कहा जाता है? तो मानव के इम्यून सिस्टम को, रोग रोधी क्षमता को जो प्रभावित करने वाले, वायलेंट प्रतिक्रिया करने वाले जो कारण बनते हैं, वो कौन सब्सटेंसेस होते हैं और उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? एलर्जी कहा जाता है, एलर्जेंट्स कहा जाता है, एलर्जीन्स कहा जाता है, या नन ऑफ दीज। दोस्तों, जिस पदार्थों से, जो नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जिससे हमें एलर्जी होती है, वो एलर्जीन्स कहलाते हैं। तो उन तत्वों का नाम क्या है? एलर्जीन्स है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द डैश। दोस्तों, ये बैट से लिया गया है। बैंकर साहूकार ने डिसाइड किया, मर्डर करने का डिसाइड किसका किया? किसका मर्डर करने का डिसाइड किया? तो गार्ड का, सर्वेंट का, गार्डनर का, या लॉयर का? तो दोस्तों, शर्त लगी थी बैंकर और लॉयर के बीच। तो ऑब्वियसली अब समय होने वाला था, तो बैंकर ने सोचा कि वो उसको किल कर दे ताकि उसे वो बेट की रकम देने ना पड़े। तो उसने डिसाइड किया था किसको मर्डर करने का? ऑप्शन डी, लॉयर को, वकील को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर एज अ शू मेकर। दोस्तों, ऑथर का यानी लेखक का क्या विचार था, कैसा विचार था मिस्टर गेस्लर के बारे में, जो कि एक शू मेकर थे? तो शू मेकर के रूप में, मोची के रूप में गेस्लर के बारे में ऑथर का ओपिनियन क्या था, ये जानना है। ऑप्शन ए, अ मैन ऑफ गुड नेचर, क्या वह एक अच्छे नेचर का व्यक्ति था, व्यक्ति के रूप में, या गुड एज हार्ट एंड हार्ड माइंड, या अच्छा दिल और कठोर दिमाग के रूप में उसका विचार था कि मिस्टर जेसलर कठोर दिल वाला, अच्छा दिल वाला और कठोर दिमाग वाला है, या जिलस इन नेचर, नेचर में वो जिलस है अपने नेचर में, या लव देवो, या सभी। दोस्तों, अच्छा व्यक्ति था प्रकृति रूप से, लेकिन वो नेचर से जिलस नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है कि वो दिल से अच्छा था और दिमाग से थोड़ा का था, जो कि वो फ्रैंक था, कुछ भी बात मुंह पर बोल दिया करता था। तो लेखक का ओपिनियन था कि मिस्टर जेसलर क्या है? गुड एज हार्ट एंड हार्ड माइंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न है, सन एंड मून वेंट डाउन स्टेयर्स हैंड इन हैंड टू मीट द। सन और मून दो भाई बहन हैं और चैप्टर का नाम भी सन एंड मून है, और उनके घर में पार्टी होती है। तो सन एंड मून वेंट डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आते हैं हाथों में हाथ डाले हुए, किससे मिलने के लिए? ऑप्शन ए, गेस्ट से मिलने के लिए, रिलेटिव से मिलने के लिए, नेबर्स से मिलने के लिए, या फ्रेंड्स से मिलने के लिए। तो दोस्तों, चूंकि उनके घर में पार्टी है तो गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए वो अपने हाथ, दोनों भाई बहन अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में डाले हुए सीढ़ियों से नीचे गेस्ट से मिले जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने समझ लिया इस स्लाइड के सारे प्रश्नों को।
चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड का जो पहला प्रश्न है 56 वो है द डॉटर परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज विदाउट एनी डैश। डॉटर और जो बेटी है निभाती है अपने सारे कर्तव्यों को बिना किसी डैश के। तो एंगर के, फ्रस्ट्रेशन के, डिप्रेशन के या प्रोटेस्ट के। दोस्तों यह प्रश्न जो है टू हॉरिजॉन से लिया गया। माँ और बेटी के पत्र पर आधारित कहानी मैं बार बार बता देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो उसमें बेटी अपने ससुराल की सारी ड्यूटी को निभाती है बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, प्रोटेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। द नरेटर डिड नॉट मैरी द गर्ल बिकॉज ऑफ। कहानी लव डिफाइल्ड में नरेटर जो है, ऑथर जो है, वो मैरी नहीं करता है उस लड़की से। क्यों, किसकी वजह से नहीं करता है? तो अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी शादी पहले ही कहीं अलग कर देते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न 58। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन वाज मुन्नी। चैप्टर 1 से प्रश्न लिया गया फिर से। तो किस प्रकार की औरत है मुन्नी, ये बताना है। औरत थी मुन्नी बताना है। तो सी वाज द वाइफ ऑफ हल्कू, क्या वह हल्कू की पत्नी थी? सी वाज अ टिपिकल हाउस वाइफ, क्या वह एक ठेठ देहाती हाउस वाइफ थी, गृहिणी थी? और सी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हर इनकम्स, वो अपने इनकम, अपने आय के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी या उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। ऑल ऑफ देम में सभी। तो दोस्तों ये तीनों क्वालिटी मुन्नी की थी। जो वो सबसे पहली बात तो हल्कू की पत्नी थी ही, और वो एक हाउस वाइफ भी थी, टिपिकल हाउस वाइफ जो हमेशा कंसर्न रहती थी, अपने इनकम के विषय में चिंता रहती थी उसे। तो इसके सारे चीज़ मुन्नी के अंदर थे। तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं अगला प्रश्न जो कि एलर्जी से लिया गया है। डॉक्टर राणा एसपी सिंह इसके राइटर है, इसके ऑथर वही है। तो एंटी हिस्टामिन्स एक प्रोटीन, एंटी हिस्टामिन्स एक दवा है, प्रोटीन है जो जो प्रोवाइड कर सकता है टेम्पोररी रिलीफ, तात्कालिक जो राहत होती है। किसके? मास्किंग द डैश से। किसके मास्किंग से? प्रच्छादन, मास्किंग ऐसे बोलते हैं। प्रच्छादन जब कोई चीज़ असर करती है उसको मास्किंग कहा जाता है। तो किसके मास्किंग से? एलर्जी के मास्किंग से, या डिजीज़ के मास्किंग से, या सिम्टम्स के मास्किंग से, या इन्फ्लामेशन के मास्किंग से। तो दोस्तों सिम्टम, कोई भी एलर्जी का लक्षण हो तो आप अगर एंटी हिस्टामाइंस लेते हैं तो कुछ देर के लिए आपको उससे रिलीफ मिल सकती है। तो सिम्टम्स यानी लक्षण आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 क्लियर, आंसर होगा ऑप्शन सी। एंटीहिस्टामाइंस में प्रोवाइड टेम्पोररी रिलीफ बाय मास्किंग द सिम्टम्स। ये थे 59 क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द लॉयर रीड ओनली बुक्स विद डैश थीम्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कन्फाइनमेंट। वकील जो था अपने कन्फाइनमेंट के, अपने कारावास के पहले साल में केवल किताबें पढ़ता था। और किस प्रकार की किताबें? कैसे थीम वाली किताबें पढ़ता था, कैसे प्रसंग, कैसे मतलब मुद्दे वाली, विषय वस्तु वाली किताबें पढ़ता था वो? तो सीरियस, गंभीर, लाइट, हल्की फुल्की, वायलेंट, उग्र, हिंसक, या सैड, उदास होने वाली। तो दोस्तों शुरुआत में वो जब किताबें पढ़ने लगा अपने कन्फाइनमेंट के फर्स्ट ईयर में, तो उसने हल्की थीम वाली किताबें पढ़ी। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइट, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस स्लाइड के भी 5 प्रश्न क्लियर हुए। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। सी द नेक्स्ट स्लाइड एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 61। इन द स्टोरी क्वालिटी, क्वालिटी से लिया गया प्रश्न है। क्वालिटी कहानी में हु रेन द शॉप विथ मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर के साथ उस शॉप को और कौन चलाता था? उसके शॉप में, मिस्टर गेस्लर के शॉप में और कौन उसके साथ काम करता था, ये बताना है। तो ऑप्शन है मिस्टर गेस्लर्स यंगर सन, क्या मिस्टर गेस्लर के छोटे बेटे, मिस्टर गेस्लर्स यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई, मिस्टर गेस्लर्स एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मिस्टर गेस्लर के साथ उसका बड़ा भाई उसके दुकान में रहता था, दुकान चलाता था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सन वाज वेरी डैश टू सी हाउ ऑल द प्रेटी थिंग्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। चूँकि कहानी सन एंड मून से ली गई प्रश्न है, तो उस कहानी में सन अक्सर अपसेट हो जाता है और उसको डांट भी पड़ती है उसकी वजह से। पिछले वीडियो मैंने बताया इस बात को। तो सन जो है बहुत अपसेट हो जाता है, क्या देखकर? तो उसके घर की जो सारी सुंदर चीज़ें हैं बिल्कुल तबाह बर्बाद होती है आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद, इसलिए वो अपसेट हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, अपसेट यानी परेशान हो जाना।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, द ओनली कंपेनियन ऑफ द मदर इन द स्टोरी टू हॉरिजॉन इज। जी हाँ दोस्तों, कहानी टू हॉरिजॉन में जो एकमात्र कंपेनियन है, एकमात्र जो साथी है माँ की, वो कौन है, वो बताना है। हर हस्बैंड उसका पति है, या हर सन उसका बेटा है, या हर डॉटर उसकी बेटी है, या हर डॉग उसका कुत्ता है। दोस्तों कहानी चूंकि माँ और बेटी के बीच है, तो माँ अपनी बेटी को अपना ओनली कंपेनियन समझती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, हर डॉटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, द ड्यूरेशन ऑफ लव वेयर इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड वॉज। ये दोस्तों लव डिफाइल्ड यानी लव स्टोरी में जो अफेयर चला, लव अफेयर चला, उसकी कितने साल तक चला नेटर के बीच और उसके गर्लफ्रेंड के बीच जो लव अफेयर, प्यार प्रेम प्रसंग जो चला, वो कितने साल तक चला, ये बताना है। तो ऑप्शन ए 6 ईयर्स, ऑप्शन बी 7 ईयर्स, और ऑप्शन सी 8 ईयर्स, और ऑप्शन डी 9 ईयर्स। तो दोस्तों नरेटर और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके बीच जो प्रेम बहुत लंबा प्रेम चला था, तो लगभग उसकी जो अवधि थी, लगभग क्या करेक्ट अवधि थी 8 ईयर्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, 8 ईयर्स। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जबड़ा फ्रॉम द बाइटिंग डैश। तो ये जनवरी नेट से लेकर प्रश्न है। हल्कू चाहता था सेव करना, बचाना अपने आप को और अपने पालतू कुत्ते जबड़ा को, फ्रॉम द बाइटिंग, उस तीक्ष्ण तेज या काटने वाली किससे, कोल्ड ठंड से, फायर आग से, या हंगर भूख से, या फॉग कुहासे से। तो दोस्तों चूंकि जनवरी नाइट यानी पूस की रात, और पूस की रात में हल्कू अपने खेत में जाता है फसलों की रक्षा करने के लिए, तो ठंडी रात है, तो उस वक्त बहुत बाइटिंग कोल्ड चल रही होती है, बहुत तीक्ष्ण ठंड, बहुत तेज, ऐसा ठंड जैसा लग रहा है काट रहा हो। तो वो अपने आप को और अपने कुत्ते को उस बाइटिंग कोल्ड से बचाना चाह रहा था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ने इस स्लाइड को भी अच्छे ढंग से देखा, और बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, यानी अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न यानी 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, अ पर्सन हैज़ टू बी एक्सपोज टू द पार्टिकुलर डैश फॉर सम टाइम टू बिकम एलर्जिक टू इट। एलर्जी का प्रश्न है। तो किसी व्यक्ति को होना पड़ता है एक्सपोज, उजागर होना पड़ता है कुछ खास डैश के लिए, कुछ समय के लिए, क्योंकि उससे वो क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं। मैंने किसी खास चीज़ से जब एलर्जिक होते हैं, तो कुछ व्यक्ति को एक्सपोज करना पड़ता है, उजागर करना पड़ता है कुछ खास क्या सिम्टम, लक्षण, बी एलर्जिन, एंटीजन, या प्रोटीन। किस चीज़ को उजागर करते हैं खास तरीके से वो। तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी एलर्जिन को उजागर करते हैं, पार्टिकुलर एलर्जिन को उजागर करते हैं कुछ खास वजह जिससे वो एलर्जिक होते हैं। एलर्जिन बोलते हैं वैसे पदार्थों को, वैसे तत्वों को जिससे हमें एलर्जी होती है, और ये हमारे वातावरण में पाई जाती है। और एलर्जिन 2 टाइप्स के होते हैं। तो जब तक वो व्यक्ति एक्सपोज नहीं करे अपने आप को, जब तक वो किसी खास प्रकार के एलर्जिन से एलर्जिक नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67, द बैंकर इन द बेट हैड गिवन अ पार्टी इन डैश इयर्स बैक। बैंकर ने साहूकार बेट नामक कहानी में एक पार्टी दिया था, ऑर्गेनाइज किया था, कितने साल पहले, कितने साल पीछे। तो 10 है, 12 है, 15 है, 20 है। तो ऑप्शन सी यानी 15 साल पहले उस बैंकर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और अब 15 साल पूरने वाले, इसलिए वो बेट ऑनरिंग करने से क्या कर रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, द ऑथर रोट अ डैश एंड पोस्टेड इट टू मिस्टर गेस्लर। कहानी क्वालिटी के ऑथर की है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो ऑथर है क्वालिटी के, वो लिखता है क्या और पोस्ट भी करता है किसको, मिस्टर गेस्लर को। क्या लिखता है और उससे पोस्ट करता है मिस्टर गेस्लर को, तो वो लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, एक नोट लिखता है, या पोएम कविता लिखता है, या चेक। जो चूँकि उसके कंडीशन से वो बहुत दुखी होता है ऑथर, मिस्टर गेस्लर की कंडीशन इंप्रूव नहीं कर पाता है बिजनेस में, इसलिए वो उसको एक चेक लिखता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, चेक। याद रखेंगे, ऑथर मिस्टर गेस्लर को लेटर नहीं लिखता है, बल्कि एक चेक लिखता है, उस पर कुछ रकम भेजता है उसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, चिल्ड्रंस मदर कॉल्ड देम व्हेन शी फाउंड देम आउट ऑफ देयर रूम। ये दोस्तों सन एंड मून कहानी में बच्चों की माँ उन्हें पुकारती है जब वो क्या पाती है, क्या पुकारती है उनको, जब वो पाती है कि उनके बच्चे अपने कमरे से बाहर हैं। तो उनको क्या स्टूपिड कहती है वो, या नॉटी कहती है, या स्वीट कहती है, या फुलिश कहती है। तो दोस्तों चूंकि उनको उस पार्टी में आने की मनाही होती है बच्चों को, चूंकि वो पार्टी एडल्ट के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है,
तो जब वो बच्चे बाहर आ जाते हैं तब उनकी माँ उनको नटी कहती है, यानी बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, नटी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन है इन द स्टोरी टू हॉरिजॉन्स, हॉरिजॉन से लिया गया प्रश्न है द डॉटर वाज फिल्ड विथ अ सेंस ऑफ डैश एंड एम्प्टीनेस। वो बेटी जो है भर जाती है, भरी होती है किससे? अ सेंस ऑफ डैश एंड एम्प्टीनेस, खालीपन और डैश की अनुभूति से भरी होती है। तो टायर्डनेस की, थकान की, बी ग्रीड लालच की, सी हैप्पीनेस की, या डी जॉय की। तो दोस्तों उसकी बेटी जो होती है, मदर की जो बेटी होती है, वो अपने परिवार में अ सेंस ऑफ टायर्डनेस एंड एम्प्टीनेस से भरी होती है, उसकी अनुभूति होती है। टायर्डनेस थकान और एम्प्टीनेस खालीपन से वो भरी होती है। तो ये थे स्लाइड के 5 प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला स्लाइड, यानी लास्ट स्लाइड के अंतिम 5 प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 71 है द नरेटर्स गर्लफ्रेंड इन लव डिफाइल्ड वाज वेरी। दोस्तों लव डिफाइल से लिया गया प्रश्न है कि उसमें नरेटर की जो गर्लफ्रेंड होती है, जो प्रेमिका होती है, वो बहुत क्या होती है? कनिंग होती है, धूर्त होती है, स्टूपिड मूर्ख होती है, इरिटेटिंग उबाने वाली होती है, या इंटेलिजेंट एंड विटी तेज और सरस तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती है। तो दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही तेज बुद्धि की होती है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, इंटेलिजेंट एंड विटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्कूस हर्ड सम नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द डैश। हल्कू जब खेत पे होता है, खेत की रखवाली करने के लिए जाता है, तो वो कुछ आवाज़ें सुनता है जो कहाँ से आ रही होती हैं? हाउस घर से, फील्ड्स खेतों से, ग्रुप्स बगीचों से, या टेरेस, टेरेस बोलते हैं छत, छत से आती है। दोस्तों हल्कू चूँकि फील्ड में जाता है तो उसे फील्ड से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, फील्ड से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 द डैश पाथ ऑफ एलर्जी डेवलपमेंट इज वाइडली रेफर्ड टू एज द एलर्जी मार्च। जी दोस्तों इसमें एलर्जी मार्च का डेफिनेशन पूछा जा रहा है कि कैसा पाथ होता है एलर्जी डेवलपमेंट का, जिससे रेफर्ड करते हैं हम लोग एलर्जी मार्च के रूप में। दोस्तों वो साइड पाथ नहीं होता है, ट्विस्टेड पाथ भी नहीं होता है, डायरेक्ट पाथ होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट पाथ ऑफ एलर्जी डेवलपमेंट इज वाइडली रेफर्ड टू एज द एलर्जी मार्च। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 74 द बैंकर हिड द लॉयर्स नोट इन हीज डैश। दोस्तों जब बैंकर लॉयर के कमरे में जाता है तो उसे एक नोट पड़ा मिलता है, तो उस नोट को वो हिड कर देता है, छुपा देता है। कहाँ छुपाता है? अपने सेफ में छुपा लेता है, या कपबोर्ड पे छुपा लेता है, या ड्रॉयर में रख देता है, या बॉक्स में। तो अपने सेफ में सुरक्षित उस नोट को रख देता है, लॉयर के नोट्स को। कौन? बैंकर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75 द ऑथर न्यू मिस्टर जेस्लर फ्रॉम हिज डैश डेज। दोस्तों ऑथर मिस्टर गेस्लर को अपने किन दिनों से जानते हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है ओल्ड दिनों से, पुराने दिनों से, यूथ जवानी के दिनों से, या चाइल्डहुड बचपन के दिनों से, या वर्ष खराब दिनों से। तो चूँकि जो मिस्टर गेस्लर है वो ऑथर के फादर के जूते बनाया करता था, तो वो अपने जवानी के दिनों से किसको जानते हैं? मिस्टर गेस्लर को जानते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूथ। तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन हम लोगों ने आज देखा, और आई होप आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझ लिया है। चलिए दोस्तों अगर समझ लिया तो एक बार फिर से इसके आंसर शीट को हम लोग रिवाइज कर लें, एज यूजुअल इसके स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को देखकर इसकी प्रैक्टिस करें। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेक्चर। जी हाँ दोस्तों इस बुक से हम 25 क्वेश्चंस और लेकर आने वाले हैं, 76 to 100 क्वेश्चन, और ये इस बुक का अंतिम पार्ट होगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव का। तो आई होप आप उसको भी देखेंगे, तो वेट कीजिए अगले पार्ट यानी पार्ट 4 के लिए। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।